तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस बारे में कि इमरजेंसी न्यूरोसर्जिकल केसेस में पेशेंट्स का आउटकम कैसे रहते हैं। तो देखिए, मेडिकल साइंस ऐसा है, मेडिकल साइंस में बहुत सारे वैरायटीज़ रहते हैं। कोई एब्सोल्यूट या तो डिफाइनेटिव आंसर नहीं होता है कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा वाला सर्जरी करेंगे तो डेफिनेटली इतना परसेंट ही आउटकम होगा। तो जो भी बात मैं बोलने जा रहा हूँ वो फैक्ट के ऊपर बेस करके है और ऑन एन एवरेज ये डाटा और जो मैं बोल रहा हूँ वो आउटकम है। तो ऐसा है, इमरजेंसी न्यूरो सर्जरी बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो स्ट्रोक होता है जहाँ पे दिमाग के अंदर ब्लीड हो जाता है, या तो दिमाग में ऑलरेडी बहुत बड़ा सा स्ट्रोक हो गया है जिसके बाद दिमाग के अंदर प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हो गया है और उसमें लाइफ सेविंग सर्जरी के दौरान हमको एक सर्जरी करना ज़रूरत है। दूसरा वाला जो न्यूरो सर्जरी इमरजेंसी है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब जब ब्रेन पे इंजरी हो जाता है। अब इंजरी जब ब्रेन पे होता है, फॉर एग्जांपल बाइक एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, बेसिकली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जहाँ पे ब्रेन पे सीवियर ट्रॉमा या तो मॉडरेट ट्रॉमा होते हैं और पेशेंट जो हमारा इमरजेंसी में आते हैं वो पेशेंट अनकॉन्शियस रहते हैं और इस हालत पे रहते हैं कि पेशेंट का मतलब अभी एकदम मिनिमम या नो रेस्पॉन्स कैटेगरी में नहीं है या तो बीच में है, जहाँ पे हम सर्जरी करके टाइम के साथ पेशेंट को एक अच्छा आउटकम दे सकते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ अच्छा आउटकम वो रिलेटिव है। एक मेडिसिन डॉक्टर के लिए, एक जनरल सर्जरी डॉक्टर के लिए, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए इमरजेंसी में अच्छा आउटकम और ये न्यूरो सर्जरी डॉक्टर के लिए इमरजेंसी में अच्छा आउटकम जो है वो वेरी करता है। कैसे, वो आपसे अभी बात करूँगा इस बारे में। मान लीजिए एक पेशेंट आता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ और हम पूरा जांच करते हैं, देखते हैं पेशेंट का जो है बहुत सीवियर इंजरी हुआ है। हम उसमें अगर सर्जरी करेंगे तो ऐसा चांसेस हैं, मान लीजिए कि 20-30% या तो 40% चांस है पेशेंट को हम सर्वाइव करवा पाएंगे या तो विथ टाइम जो है आउटकम अच्छा होगा। तो उसमें क्या है, मान लीजिए कि पेशेंट जब आया था एकदम रेस्पॉन्स नहीं था, पेन देने से हाथ का थोड़ा रेस्पॉन्स है या तो पैर का थोड़ा रेस्पॉन्स है, आंखों का रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, तो हम इसमें सर्जरी करते हैं। सर्जरी क्या किया जाता है, अगर ट्रॉमा है मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेशन है तो डिकॉम्प्रेसिव क्रेनिक्टोमी, अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग निकालना, तो ऐसा वाला सर्जरी होते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट जाएगा आईसीयू में। अगेन वहाँ पे बाकी पूरा मेडिकल मैनेजमेंट जो है, बीपी हो, शुगर हो, इन्फेक्शन हो, बाकी पूरा हेड टू टो जितना मैनेजमेंट होना चाहिए सब मैनेजमेंट करना होता है। अगर सब ठीक ठाक सही में जाता है तो आने वाले एक हफ्ते में हमको इतना पता चल जाता है कि ये पेशेंट का आउटकम लॉन्ग टर्म पे कैसे होने वाला है। अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो यंग एज में होते हैं और सर्जरी के इमिडिएटली 2-3 दिन के अंदर अच्छा रेस्पॉन्स दिखाते हैं, अच्छा रेस्पॉन्स मतलब आंखों का रेस्पॉन्स अच्छा है, जितना जीसीएस मतलब न्यूरोलॉजिकल ग्रेड से आया था उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, तो उस पेशेंट में अगर हम एग्रेसिवली मैनेजमेंट करते हैं तो यूजुअली हम देखते हैं तो टाइम के साथ अच्छा आउटकम निकलते हैं। और उसमें हो सकता है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा लग सकते हैं। रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है दवाई के साथ साथ भी। अब अगर पेशेंट एल्डरली है, बूढ़े हैं, मतलब जिनका ऑलरेडी मतलब 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स ऐसा कुछ हो गए हैं, जिसमें हमने सर्जरी किया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ रहा है नज़र, तो उसमें ना हम देखते हैं कि यूजुअली इम्प्रूवमेंट जो बहुत केसेस में इतना मतलब जल्दी नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। और कभी कभी उनका और सारा मतलब स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स, दूसरा सेकेंडरी सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, तो उन पेशेंट्स में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन ब्रेन ऐसा एक चीज़ है ना, कोई भी न्यूरोसर्जन, कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट, कोई भी डॉक्टर इस दुनिया पे ऐसा बोल नहीं सकता है कि अगर मैंने ये सर्जरी किया, अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे तरीके से अभी ट्रीट किया, अगले आने वाले 20 दिन पे पेशेंट एकदम बात करने लगेगा, एकदम हाथ उठाने लगेगा, एकदम पैर उठाने लगेगा। कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है। कभी कभी ब्रेन मिरेकुलसली बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड कर लेते हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर, और सिमिलरली एक्सपेक्टेशन से बाहर बहुत ही ख़राब तरीके से भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, ब्रेन के अपना कंट्रोल में होते हैं, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वो जो 2-3% अनकंट्रोलेबल चीज़ है वो उसको हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फैक्ट के ऊपर या तो एविडेंस बेस्ड। तो अगर पेशेंट मॉडरेट इंजरी में आता है, जैसे कि अगर जीसीएस इतना ख़राब नहीं था न्यूरोलॉजिकल ग्रेड और हमने सर्जरी किया, तो उस दौरान सर्जरी का मेन पर्पस रहता है उनका इम्प्रूवमेंट
एलोंग विथ लाइफ सेविंग पर्पस। तो उसमें हम देखते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पेशेंट ऐसा हालत में आया था जहाँ पे पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत ही ड्राउजी था, बहुत मतलब हल्का हल्का सा रेस्पॉन्ड करने का कोशिश कर रहा था बट नहीं कर पा रहा था, 1 ग्रेड या 2 ग्रेड नीचे था न्यूरोलॉजिकल। उस पेशेंट में अगर हम सर्जरी करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्यूट सबड्यूरल हिमाटोमा निकालते हैं, डिकम्प्रेसिव क्रेनिक्टोमी करते हैं, हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट जो है वो भी अच्छा होता है। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है, अगर पेशेंट का प्रेजेंटेशन के टाइम पे इमरजेंसी में हालत ख़राब था तो उनका रिकवरी भी बहुत टाइम लगेगा। अगर उसका हालत इतना ख़राब नहीं था, 1-2 ग्रेड नीचे था, तो उसका रिकवरी भी जल्दी होगा। ये है थंब रूल। बेसिकली ये इसलिए होता है कि नर्व जो है वो ब्रेन जो है वो अगर ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो उसमें दूसरा जो सेल है वो आता नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगता है प्लास्टिसिटी, या तो उसका फंक्शन थोड़ा रीगेन करने में, या 100% तो होता भी नहीं है। तो अगर इनिशियली अगर इंजरी कम रहता है कंपेयर टू मोर सीवियर इंजरी, तो उसमें आउटकम भी बेटर नज़र आते हैं। तो वो केस टू केस वेरी करते हैं। उसके ऊपर आ जाता है पेशेंट का पहले से कोई हार्ट का बीमारी है, किडनी का बीमारी है, लिवर का प्रॉब्लम है, लंग का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था और कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, पहले स्ट्रोक हुआ था, हार्ट में कभी हार्ट अटैक आया था। बहुत सारे फैक्टर जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो वो ऑन एन एवरेज मैंने आपको ये बोला। अगर कोई पेशेंट स्ट्रोक वाला पेशेंट आता है, मान लीजिए कि पेशेंट आया था और स्ट्रोक पे था, बहुत बड़ा ब्लीडिंग था, तो यूजुअली स्ट्रोक पे क्या होता है कि बाहर से तो इंजरी नहीं है, अंदर में इंजरी होता है, और स्ट्रोक का जो ब्लीडिंग है वो रहता है डीप सीटेड ब्लीडिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप समझ पाएंगे तो बेसल गैंग्लिया ब्लीडिंग आप सुने होंगे, और ट्रॉमा में जो ब्लीडिंग होता है वो रहता है थोड़ा बाहर वाला ब्लीडिंग, सरफेस वाला ब्लीडिंग। तो आप अभी सोच के देख सकते हैं, अगर एक ब्लीडिंग ब्रेन का डीप पार्ट में इन्वॉल्व करता है वो ज़्यादा मतलब खतरनाक होगा, या तो और एक ब्लीडिंग जो ब्रेन का बाहर वाला हिस्से में अफेक्ट करता है वो ज़्यादा खतरनाक होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, मान लीजिए कि एक 30 cc 40 cc ब्लीडिंग जो है ब्रेन का डीप पार्ट में है, तो उसका जो प्रोग्नोसिस है हम देखते हैं ख़राब रहते हैं कंपेयर टू एक 30 cc 40 cc ब्लीडिंग जो फैला हुआ है ब्रेन का बाहर। ठीक है, तो उसमें भी वेराइटीज़ आते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी केसेस में आउटकम जो है वो मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो उस दौरान सर्जरी से पहले आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा बहुत सारा न्यूरोसर्जन के साथ बात करके, और सर्जरी के बाद 1-2 दिन में जो है काफ़ी सारा आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आउटकम कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को आप ऐसे हालत में ऑपरेट करके सर्वाइव करवा पाएंगे तो डेफिनेटली आपको चांस लेना है, सर्जरी करवाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार बहुत ज़्यादा इंजरी है हम कुछ नहीं करेंगे। ये अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो भी फैमिली मेम्बर है। अगर ये बहुत बूढ़े नहीं हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हैं, अगर बहुत बूढ़े नहीं हैं, बहुत सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, तो हमको हमेशा चांस देना चाहिए उस पेशेंट्स के लिए, ये सोच के कि उनका जो प्रेजेंस है वो बहुत मैटर करता है। और न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्स किसी का हाथ पे नहीं है। टेक्निकली एज ए न्यूरोसर्जन हम हमारा बेस्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है वो आगे देखा जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर ऐसा है वीडियो को लाइक करिए, बहुत लोगों के साथ शेयर भी करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अच्छे रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।